1 अप्रोचिंग रेस टू इंफिनिटी अप्रोचिंग का फॉर्म होता है। तो 1 अप्रोचिंग रेस टू इंफिनिटी अप्रोचिंग में हम लोग कैसे डील करते थे? एक्सपोनेंशियल ऑफ fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। ठीक है, अब देखो, जैसे 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग एक्स स्क्वायर बाय 2 से रिप्लेस कर सकते थे। तो कॉस एक्स माइनस 1 को माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 से रिप्लेस कर देते, तो एक एक्स और एक एक्स कैंसिल हो जाता। तो ये जो एक्स बचता, उसके वजह से जो तुम्हारी लिमिट होती वो इधर जा रही होती, अंदर वाली जीरो की तरफ। सो एक्सपोनेंशियल ऑफ जीरो मीन्स e रेज टू जीरो एंड e रेज टू जीरो मीन्स 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ में क्या है? ऐसा बोला गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट टू साइन एक्स इफ एक्स इज बिटवीन 0 से पाई बाय 4 रूट टू एक्स कॉस एक्स प्लस बी if x is between pi by 4 से pi by 2 and 2b sin x minus a cos x if x is between pi by 2 से pi। तो अब हम लोग को a और b फाइंड करना है ताकि ये फंक्शन 0 से पाई में कंटिन्यूअस हो जाए। अब देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है किस टाइप का है? ये क्वेश्चन जो है कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल का है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो जैसे x प्लस ए स्क्वायर रूट टू साइन एक्स, ये 0 से पाई बाय 4 तक में तो कॉन्टिन्यूअस हो गई, क्योंकि x भी कॉन्टिन्यूअस होता है और साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर ऐसे ही पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, कहीं भी ब्रेक नहीं करेगा। और पाई बाय 2 से पाई में ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, कहीं भी ब्रेक नहीं करेगा। सो डिसकॉन्टिन्यूअस होने के चांसेस कहाँ कहाँ है? एक तो चांस है पाई बाय 4 पे और दूसरा चांस है पाई बाय 2 पे। तो अगर जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, जिस एक्स पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, एक बार पाई बाय 4 पे ब्रेक हो रहा है और एक बार पाई बाय 2 पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, सो अब देखो, जिस एक्स पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, उन एक्स पे अगर मैंने अपने फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बना दिया तो हमारा काम हो जाएगा, ओवरऑल कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। अब देखो, एल एच पाई बाय 4 के लिए पाई LHL में पाई बाय 4 पुट करो तो यू विल गेट पाई बाय 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट टू इंटू साइन पाई बाय 4। और इसको RHL के इक्वेट किया तो रूट टू इंटू पाई बाय 4 इंटू 1 बाय रूट टू प्लस बी। नाउ सी, रूट टू एंड रूट टू विल गेट कैंसल्ड, फिर पाई बाय 4 बचा, वो इस पाई बाय 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये रूट टू के साथ कैंसिल हो जाएगा। एक रिलेशन क्या आ गया हमारा, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सबको समझ में आया? अब x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे सेम काम करना है। तो पाई बाय 2 पे अब मैं पाई बाय 2 जैसे LHL में पुट करता तो cos पाई बाय 2 तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे b आ जाता।
और π/2 अगर मैं यहाँ पे पुट करता तो यहाँ पे 2b और cos तो 0 हो जाता है। गड़बड़ हुआ है। b इक्वल टू स्क्वायर है 5/2 पे दिया। अच्छा यहाँ पे ये cos 2x है, cos 2x है, तो b इज इक्वल टू 2b, और जब π/2 पुट करते तो ये पाई तो प्लस a बन जाता, मतलब इससे क्या हो जाता, b इज इक्वल टू माइनस a, b इज इक्वल टू माइनस a। अब देखो b इज इक्वल टू माइनस a लिखा हम लोगों ने, तो अब यहाँ पे माइनस a इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 0 एंड -1। अच्छा जब a की वैल्यू 0 होती तो b की वैल्यू भी 0 हो जाती, और जब a की वैल्यू -1 होती तो b की वैल्यू +1 होती। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हुए, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। समझ में आया? यस। तो एक बार सारे बच्चे लोग कमेंट करो कितना क्लियर है। ओके सो बाकी के जो रिमेनिंग भी 2-3 क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरीके से करेंगे। सो अब आई होप कि तुम लोग ट्राई कर लोगे। अपने आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, मतलब तो कहाँ तक किया था लास्ट क्लास में, पहले वही देख लिया जाए। रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। ओके ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना। अपने जो है नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। एक होती है रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी और दूसरी होती है नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। अच्छा हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब हो सकता है, बताओ, कौन बताएगा हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब हो सकता है। अनुजा बताओ बेटा। किसी पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब हो सकता है। सर मुझे याद नहीं। नहीं, देखो नोट्स रिवाइज करके आया करो।
सब लोग नोट्स रिवाइज करके आया करो। देखो कॉन्टिन्यूस कब होता था, जब LHL, RHL और फंक्शन वैल्यू ये तीनों इक्वल हो, तब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता था। तो अगर इन तीनों में से कोई एक भी अनइक्वल हो जाए तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि LHL और RHL तो इक्वल होता है, बट प्रॉब्लम arises with f of a function value। एंड नॉन रिमूवेबल टाइप में क्या होता है, LHL और RHL इक्वल ही नहीं होते। ठीक है। अच्छा, रिमूवेबल टाइप में भी फर्दर सेग्रीगेशन होता है। उसमें एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा कौन सा होता है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। अच्छा, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता होगा कि LHL और RHL तो इक्वल होता ही है, लेकिन वो f ऑफ a के बराबर नहीं होता। जैसे मान लो कि अपना ग्राफ ऐसा हो, देखो यहाँ पे LHL और RHL तो इक्वल है, लेकिन वो f ऑफ a के बराबर नहीं है। मिसिंग पॉइंट में क्या होता होगा, LHL और RHL तो इक्वल हो, लेकिन f ऑफ a डिफाइंड ना हो, f of a is not defined मिसिंग पॉइंट में। सो जैसे मान लो ये है, तो यहाँ पे अगर जैसे इस ग्राफ में पूछे तो LHL और RHL तो इक्वल है क्योंकि सेम नंबर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर कोई पूछे कि f थोड़ा ऑफ सा स्क्रॉल अप कीजिए, क्या हुआ, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए। ओके, और अगर कोई पूछे कि f ऑफ a की वैल्यू क्या है, तो मैं कहूँगा कि f ऑफ a की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो f ऑफ a डिफाइंड नहीं है। ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा, अब नॉन रिन्यूएबल टाइप में क्या होता है, उसमें दो टाइप होते हैं। एक को कहते हैं फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, और एक को कहते हैं हम लोग इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। फाइनाइट टाइप में क्या होता है कि LHL RHL के बराबर तो नहीं होता, लेकिन दोनों फाइनाइट नंबर्स होते हैं, बोथ आर फाइनाइट नंबर्स। इनफाइनाइट टाइप में क्या होता है कि कम से कम कोई एक लिमिट, एट लीस्ट वन लिमिट टेंड्स टूवर्ड्स प्लस या माइनस इंफिनिटी। एट लीस्ट वन लिमिट टेंड टूवर्ड्स प्लस या माइनस इंफिनिटी।
इतना समझ में आया? एक बार ये लिख लो सब कुछ। चलो, सो इतना क्लियर है, ये टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अच्छा, एक टर्म आता है जंप। तो वो जो जंप वाला टर्म आता है वो फाइनाइट टाइप में आता है। तो जंप जो होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन LHL and RHL। jump is the difference between LHL and RHL। ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसको हम लोग रिमूवेबल क्यों कहते हैं और इसको हम लोग नॉन रिमूवेबल क्यों कहते हैं? जहां तक समझ में आया बच्चों तुम लोग को? बोलो भाई। यस सर। तो अब सबसे पहली बात की रिमूवेबल क्यों कहते हैं, नाम से क्या लग रहा है? रिमूवेबल नाम से ये मतलब है कि वो वाली जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूव हो जा रही होगी। तो अब हुआ क्या, जैसे मान लो कि अपना कोई ऐसे ग्राफ था, जैसे मान लो मैंने ऐसे मान लिया कि f(x) इज इक्वल टू sin x by x if x is not equal to 0 and 2 if x is equal to 0। तो देखो, अगर तुम जैसे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 fx निकालते, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin x by x निकालते, तो वो बताओ वो क्या आता? 1 आता। इसका मतलब से ये वाली जो वैल्यू है वो 1 है और ये वाली जो वैल्यू है वो 2 है। अब देखो ये ग्राफ जो है ए पे डिसकंटिन्यूअस है। अब अगर तुम सोचो कि इसको मेरे को कॉन्टिन्यूस बनाना है, तो अगर मैं इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दूं, यहाँ पे जहाँ पे हॉलो सर्कल है, तो क्या हमारा ग्राफ कॉन्टिन्यूस बन जाएगा क्या? यस। यस, बन जाएगा। तो मेरे को बताओ कि इस ग्राफ को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए मुझे ग्राफ के कितने पॉइंट्स के साथ छिड़खानी करनी पड़ी? एक ही पॉइंट के साथ छिड़खानी करनी पड़ी। बस इस पॉइंट को उठा के मैं यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है। तो छोटी मोटी छिड़खानी करने पे अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है तो उस डिसकॉन्टिन्यूटी को हम लोग रिमूवेबल टाइप कर देते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए, अभी तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, अब इस fx को मैं रीडिफाइन करूंगा। fx को अगर मैं रीडिफाइन करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा sin x by x if x is not equal to 0 और यहाँ पे 1 लिख दूंगा जो लिमिट की वैल्यू होती है। if x is equal to 0, if what? x is equal to 0।
तो ऐसा रीडिफाइन करने पे जो हमारा फंक्शन आ जाएगा, अब ये वाला जो फंक्शन है, दिस फंक्शन विल बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। तो जैसे ये वाला फंक्शन अगर हम लोग से कोई पूछे कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो मैं कहूंगा ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसकी LHL और RHL इक्वल थी, बस इशू किसके साथ आ रहा था, फंक्शन वैल्यू के साथ। तो उस फंक्शन वैल्यू को मैंने रीडिफाइन कर दिया, जैसे यहाँ पे 2 था, वो अब यहाँ पे 1 ला दिया। तो अब जब लिमिट निकालते तब भी 1 आता x इज इक्वल टू 0 पे, और फंक्शन वैल्यू निकालते तब भी 1 आता। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता, कॉन्टिन्यूअस हो जाता x इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिमूवेबल टाइप, कि मतलब इसके डिसकंटिन्यूटी हम लोग रिमूव कर सकते हैं और इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार बच्चों बताओ ये समझ में आया क्यों इसको ऐसे टाइप के हम लोग रिमूवेबल टाइप कहते हैं, व्हाई डू वी से इट एज रिमूवेबल टाइप। सब लोग कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी, डल टाइप से मत रहो भाई, फटाफट कमेंट करो। सर इस पे एक क्वेश्चन दे सकते हो क्या? ये थ्योरेटिकल चीज है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल ओके चीज है। सर। जैसे क्वेश्चन बहुत हुआ तो जैसे मान लो मैं ऐसे दूंगा ऐसे क्वेश्चंस कि f(x) इज इक्वल टू sin x by x if x is not equal to 0 and 2 if x is equal to 0. Discuss the type of discontinuity. Discuss the type of discontinuity and if possible then redefine the function to make it continuous. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन इसका तुम्हारे सामने लिखूं, तो जब मैं लिमिट निकालूंगा sin x by x की, तो वो क्या आएगी, 1 आएगी। फंक्शन वैल्यू निकालूंगा तो वो 2 आएगी। तो ये जो लिमिट है तुमको पता है कौन सी लिमिट है, LHL और RHL दोनों है। तो यहाँ पे LHL और RHL इक्वल है, 1 के बराबर है, लेकिन f ऑफ 0 2 के बराबर है। तो यहाँ पे कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी हुई, आइसोलेटेड पॉइंट। यस, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब रीडिफाइंड फंक्शन, रीडिफाइंड फंक्शन में क्या लिखूंगा, f(x) is equal to sin x by x if x is not equal to 0 and 1 if x is equal to 0। मतलब ये यहाँ पे कौन सा नंबर लिख लिया, जो लिमिट की वैल्यू थी वही लिख लिया, ताकि ये और ये फिर सेम हो जाए, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। The previous question एक बार लिखना है। प्रीवियस क्वेश्चन क्या, Previous question। कौन सा, हम लोग ने अभी अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं किया, सब थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, समझा वो क्वेश्चन, एग्जांपल आपने दिया था वो क्वेश्चन। सॉरी, आपने जो साइन वाला बताया ना, sin x अपॉन 2 वाला, वही मैं। वही है, जैसे किसी ने बोला था ना कि सर एज अ क्वेश्चन कैसा दिख रहा होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, मैंने वो लिख के दिखाया कि एज अ क्वेश्चन ऐसे टाइप का दिख रहा होगा। अब आता है सवाल किसका, नॉन रिमूवेबल टाइप का। ठीक है, तो नॉन रिमूवेबल टाइप कब होता है, जब LHL और RHL इक्वल नहीं होता।
ठीक है, तो अब अगर मैं ग्राफिकली तुमको दिखाऊं, जैसे मान लो ये ग्राफ है, ये से ए। अब बताओ अगर मेरे को x इज इक्वल टू ए पे, x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है? ग्राफ को देख के बताओ। हेलो, तुमको जीजीयू पे कमेंट करना है। डिसकॉन्टिन्यूस है, साफ साफ दिख रहा है ना कि एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए अपने को पेन उठाना पड़ जाएगा। यस सर। अच्छा, मेरे को अगर इसको कॉन्टिन्यूस बनाना होता तो मैं क्या सोचता कि क्या करूं मैं ताकि कॉन्टिन्यूस बन जाए? x इज इक्वल टू ए पे सर एफ ए और आर एच एल सबको ये करना पड़ता, चेंज करना पड़ता। तो मतलब तुम ऐसे सोचो कि मैं इस ग्राफ को से पैरेलली शिफ्ट कर दूं, अगर इस तरीके से, ऐसे टाइप का, तो शायद जाके कॉन्टिन्यूस बन जाता ए पे। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं इस रेड वाले को पैरेलली शिफ्ट करके ब्लैक वाला बना दूं, तो मैंने कितने पॉइंट्स के साथ छेड़खानी कर दी? इनफाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ छेड़खानी कर दी। मतलब तुम सोचो कि मैंने एक तरीके से फंक्शन को ही एंटायरली चेंज कर दिया, तो इतना तो अलाउड नहीं है ना। तो जब LHL और RHL इक्वल नहीं होते, तब जो उस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी। अंडरस्टूड? इतना सबको क्लियर है? यस सर। सर स्क्रॉल अप। डन सर। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे? एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी। एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी सीख रहे थे। अब हम लोग एक इंटरवल में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है वो सीखने जा रहे हैं। तो एक थियोरेटिकल डेफिनेशन होता है, उसको पहले लिखते हैं कि टू चेक continuity of a function in an interval, we need to check continuity of function at each point of the interval. We need to check continuity of function
at each point of the interval. ठीक है, अब देखो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? No, sir. एक इंटरवल में कितने पॉइंट्स होंगे? Infinite. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो हर पॉइंट्स पे क्या मैं कंटिन्यूटी चेक कर सकता हूँ? नहीं कर सकते सर। नहीं, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको मैंने क्या कहा, इट इज अ थ्योरेटिकल डेफिनेशन। नाउ प्रैक्टिकली कैसे करेंगे हम लोग? प्रैक्टिकली we will identify the points where function becomes discontinuous। हम लोग उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, और उनके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये कुछ वैसी ही बात हो गई जैसे मान लो, समझ लो कि जैसे एक क्लासरूम है, उसमें सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का क्लासरूम है और कुछ बच्चे, 3-4 बच्चे कुछ हल्ला कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा? क्या मैं हर एक बच्चे के पास जाके चेक करूँगा क्या? मैं बस उन बच्चों को आइडेंटिफाई करूँगा जो क्लास में शोर मचा रहे हैं और उनको क्लास के बाहर निकाल दूंगा, तो क्लास अपने आप शांत हो जाएगा। सो वैसे ही टाइप की चीज़ यहाँ पे भी है कि जैसे कोई फंक्शन होता है, तो ऐसा नहीं कि कोई फंक्शन कहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो मतलब कहीं पे ब्रेक हो रहा है किसी का ग्राफ, तो मतलब वो हमेशा ही एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। वो कुछ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है और बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या हो जाता है, वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। सो फॉर अबव पर्पस we will segregate our functions in 3 different categories। जो हमारे पास अवेलेबल फंक्शंस है ना, उनको मैं 3 अलग अलग कैटेगरी में सेग्रीगेट करूंगा। ठीक है, एक मिनट। तो इसमें जो टाइप 1 आता है, कैटेगरी 1 जो है, दैट इज फंक्शंस which are continuous for all x belonging to real number। ऐसे फंक्शंस जो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब वो एक तरीके से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा डिफाइंड भी होते हो और हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हो। ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं? साइन एक्स है, कॉस एक्स है। देखो साइन एक्स का ग्राफ अगर तुम ऑब्जर्व करो, ऐसे होता है, इधर भी ऐसे होता है। ठीक है, तो इधर से इधर तक ग्राफ पूरा डिफाइंड होता है और कहीं भी ब्रेक नहीं करता। तो साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ए रेस टू एक्स हो गया, tan इनवर्स एक्स हो गया, कॉट इनवर्स एक्स हो गया, मॉड एक्स हो गया, कोई पॉलिनोमियल हो जाए इन एक्स। सो ये वो फंक्शंस हैं जो हमेशा कॉन्टिन्यूस है। These are those functions which are always continuous। ये टाइप 1 फंक्शन है।
अब टाइप 2 फंक्शंस में क्या होता है? फंक्शंस which are continuous in the interval of domain, in the interval of entire domain. ठीक है, मतलब जिन जिन x के लिए डिफाइंड है उसके एकदम लोअर मोस्ट x से, मतलब लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से राइट मोस्ट पॉइंट पे जाने में हम लोग को पेनिट्रेंट जरूरत न पड़े। जैसे मान लो ln(x) एक एग्जांपल। ln(x) का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे टाइप का होता है। अब देखो तुमको इस एंड से इस एंड पे जानने के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो ln(x) टाइप 2 में आ जाता है, मतलब कॉन्टिन्यूस तो होता है लेकिन वो उसका डोमेन -∞ से +∞ तक नहीं होता, उससे कोई छोटा डोमेन होता है। उसके बाद ln(x) के बाद sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। ठीक है, ये वो फंक्शंस होते हैं जो जहां जहां डिफाइंड होते हैं उस इंटरवल में पूरे के पूरे कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, अब टाइप 3, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। क्योंकि अच्छा, टाइप 1 और टाइप 2 में हम लोग ने कैसे फंक्शंस की बात की? कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात की। Continuous. अब टाइप 3 में डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस की बात करेंगे। तो टाइप 3 फंक्शंस कौन से होंगे? फंक्शंस which are discontinuous at some specific points. Functions which are discontinuous at some specific points. तो इसमें जो है जैसे यहाँ पे मैं fx लिखूंगा और यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी लिखूंगा कि कहाँ कहाँ ये लोग डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं। तो जैसे मान लो 10x है, ये जो है 2n+1 π/2 पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है और sec x भी वहीं पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है 2n+1 π/2 पे। उसके बाद cot x है और cosec x है, ये हमारा n पाई पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है। इट इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x बिलोंगिंग टू n पाई। उसके बाद जो GIF ऑफ x है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है पता है? इंटीजर्स पे। इट इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। एंड सिग्नम x, ये कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है? बस एक ही पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, इतना समझ में आया तुम लोग को? यस सर। सो ये जो चीज है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है
कि जो फंक्शंस टाइप 3 के हों, मतलब जो डिसकंटिन्यूअस वगैरह होते हैं वो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं, इनके बारे में जानना है। चलो इतना लिख लो भाई सब लोग, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। चलो लिख लिया। अब देखो सर एक मिनट। अब देखो सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑपरेशंस ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ टू फंक्शंस। सो जैसे मान लो दो फंक्शंस हैं, जैसे मान लो दो फंक्शंस हैं f(x) and gx। ठीक है, say there are two functions f(x) and gx। ओके, अब क्या है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि वैसे तो मेरे को एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो मैंने क्या बताया था, जो हमारा थ्योरेटिकल अप्रोच था, वो थ्योरेटिकल अप्रोच क्या था कि इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करो। तो उसी टाइप का अप्रोच जो है वो हम लोग लगाएंगे। कैसे लगाना है वो सिखा रहा हूँ। तो जैसे मान लो कि हम लोग f(x) प्लस gx ऐसे किसी फंक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो f(x) प्लस gx एक फंक्शन है hx। तो केस 1 लिया कि एट x इज इक्वल टू a, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे f(x) भी कॉन्टिन्यूअस है और gx भी कॉन्टिन्यूअस है। किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे f(x) भी कॉन्टिन्यूअस है और gx भी कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर f(x) कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू a पे, इसका क्या मतलब है, ये मैंने तीन लाइन बनाई। ये जो तीन लाइन है उसमें से एक लाइन जो है x इज इक्वल टू a पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी उसके बारे में बताएगा। दूसरी लाइन जो है वो फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू a क्या होगी वो बताएगा। और तीसरी लाइन जो है वो राइट हैंड लिमिट बताएगा। अब जैसे मान लो कि एट x इज इक्वल टू a f(x) कॉन्टिन्यूअस है, तो इसकी
तीनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए थी, अल्फा अल्फा अल्फा। कॉन्टिन्यूस कब होता है? जब LHL फंक्शन वैल्यू और RHL तीनों इक्वल। अच्छा, GX भी कॉन्टिन्यूस है, इसकी भी तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, बीटा बीटा बीटा। अब देखो इसका LHL इसके साथ ऐड होता, क्या बन जाता? अल्फा प्लस बीटा। फिर इसकी फंक्शन वैल्यू इसके साथ ऐड होती तो अल्फा प्लस बीटा, और इधर भी अल्फा प्लस बीटा। तो क्या ये तीनों इक्वल आ गए? हाँ, तो ये तीनों इक्वल आ गए, मतलब कि HX भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो HX क्या हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा? वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि एट x इज इक्वल टू ए, अगर x इज इक्वल टू ए पे fx और gx दोनों कॉन्टिन्यूस है, hx भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, ये केस 1 था जिसमें मैंने दोनों फंक्शन को x इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस लिया था। केस 2, जैसे मान लो एट x इज इक्वल टू ए, fx तो कॉन्टिन्यूस है और gx मान लो डिसकॉन्टिन्यूस है। जैसे मान लो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लिख लिया, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस लिख लिया। अच्छा, क्योंकि x इज इक्वल टू ए पे fx कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब ये तीनों लोग क्या होंगे? इक्वल हो रहे होंगे कि नहीं? यस सर। यस, अल्फा अल्फा अल्फा। अच्छा, इन तीनों के लिए क्या हो रहा होगा? ये तीनों आपस में इक्वल होंगे? नहीं सर। नहीं, मतलब कोई ना कोई एक तो गड़बड़ा ही जाएगा। जैसे मान लो बीटा बीटा गामा, तो अब मैं ऐसी अगर एक लाइन ड्रॉ करूं तो क्या बनेगा भाई? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस गामा। तो कॉन्टिन्यूस प्लस डिसकॉन्टिन्यूस क्या हो जाएगा हमारा? डिसकॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस प्लस डिसकॉन्टिन्यूस विल बी डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो अगर x इज इक्वल टू ए पे एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और उसी x इज इक्वल टू ए पे दूसरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, तो उन दोनों का जो सम या उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? x इज इक्वल टू ए पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अच्छा, सर केस, आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। हाँ स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? तुम लोग को सबके लिए स्क्रीन फ्रीज हो गई? नो सर। देखो तुम एक बार चेक करो, मतलब बाकी सबको तो सही है। अच्छा, जैसे मान लो एट x इज इक्वल टू ए, fx भी डिसकॉन्टिन्यूस है और gx भी डिसकॉन्टिन्यूस है। तो बताओ डिसकॉन्टिन्यूस प्लस डिसकॉन्टिन्यूस क्या होगा? ये कॉन्टिन्यूस होगा कि डिसकॉन्टिन्यूस होगा? ये कॉन्टिन्यूस होगा कि डिसकॉन्टिन्यूस? डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिखूं एक एग्जांपल 3 3 4, ठीक है, 2 2 1 ऐसे लिख दिया मैंने इसे, क्या दोनों डिसकंटिन्यूअस है क्या?
यस इनका सर। सम क्या बनता? 5 5 5 Continuous. कॉन्टिन्यूस बन जाता। अच्छा, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ाता, ये तीनों इक्वल नहीं आते, तो डिसकंटिन्यूअस बन जाता। इसका मतलब, इसका क्या मतलब है कि डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है या डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। मतलब हम लोग को फर्दर एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। ओके, फर्दर एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस में फर्दर एनालिसिस रिक्वायर्ड है। अच्छा, तुम लोग कोई एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हो क्या मुझे, जहां पे x इज इक्वल टू किसी a पे एक दोनों फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस हो लेकिन उनका सम कॉन्टिन्यूअस हो जाए? रियल टाइम एग्जांपल, मतलब जो हम लोग फंक्शंस पढ़ते आ रहे हैं। देखो, याद है जैसे GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये x के बराबर होता था। तो देखो, GIF जो है वो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता था और फ्रैक्शनल पार्ट भी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता था। लेकिन ये तो y इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये तो एक मतलब लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस होता ही। तो ये एक एग्जांपल था जहां पे किसी पॉइंट पे दो फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस है, तब भी उनका सम जो है वो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अंडरस्टूड? Yes. चलो, सो अब देखो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना पड़ेगा। सो अगर मैं समराइज करूं तो एट x इज इक्वल टू ए कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस, श्योर शॉर्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस, श्योर शॉर्ट डिसकंटिन्यूअस होगा। एंड डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। ये वाला ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा ऐसे टाइप का। फर्दर एनालिसिस रिक्वायर्ड है। अब देखो, सो ये थ्योरी पार्ट थी। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस कैसे करेंगे? सी दिस, जैसे क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू साइन x प्लस e रेज टू x, देन डिस्कस continuity of fx, then discuss continuity of fx। तो देखो, पहला काम मेरा क्या रहेगा हमेशा, जैसे कैलकुलस के क्वेश्चन में पहला काम क्या रहेगा? डोमेन निकालना। द फर्स्ट थिंग विच वी विल बी डीलिंग इज फाइंडिंग डोमेन। तो साइन एक्स का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ई रेज टू एक्स का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इस ओवरऑल क्वेश्चन का जो डोमेन होता वो हमारा क्या होता? x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे ओवरऑल क्वेश्चन का डोमेन होता है। इतनी बात क्लियर है तुम लोग को? चलो, अब एट x इज इक्वल टू ए, अच्छा अब ये बताओ कि साइन x एंड ई रेज टू x ये लोग कौन से टाइप के थे? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3? सर टाइप 1।
बोथ ऑफ देम आर ऑफ टाइप 1, दोनों जो है टाइप 1 के ही है। तो टाइप 1 कैसे टाइप था कि वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता था। तो जैसे मान लो अगर मैं कोई पर्टिकुलर x की वैल्यू लूँ एट x इज इक्वल टू a, तो साइन x हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, x इज इक्वल टू a पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस की डिसकॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। कंटिन्यू। e रेस टू x, x इज इक्वल टू a पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस। अच्छा ये a क्या क्या हो सकता था, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता था a। सो फाइनली मैं क्या लिखूंगा कि fx जो गिवन है क्वेश्चन में is continuous for all x belonging to real numbers. I will write finally fx is continuous for all x belonging to real numbers. सर एक बार प्रीवियस केस दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये बताओ कि इसमें मैंने किसी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी के लिए बोला जो यहाँ पे लिखा, या पूरे के पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर ली। ये स्टेटमेंट पूरे के पूरे इंटरवल के लिए लिखा है या एक सिंगल पॉइंट के लिए लिखा है, सर पूरे इंटरवल के लिए, पूरे इंटरवल के लिए लिखा है। इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। हाँ पूरे इंटरवल के लिए लिखा है। तो मैंने यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की वो पूरे के पूरे एक इंटरवल के लिए डिस्कस की। वो अलग बात है कि जो टेक्निक यूज की वो टेक्निक कौन सी थी कि एक पॉइंट पे कैसे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करते हैं, उस टेक्निक को यूज करके किया। सो बच्चों एक बार बताओ, अभी तक जितना भी पढ़ा है हम लोग ने आज सुबह से, उसमें कितना % तुम लोग को समझ में आया है अभी तक जो पढ़ा है 1 घंटे से? एवरीवन, सब लोग कमेंट करो भाई। जीजीयू पे कमेंट करोगे? ओके, तो इसमें जैसे क्या समझ में नहीं आ रहा है, जैसे काफी लोगों के 75-80% है, तो कौन सी चीजें समझ में नहीं आई? बोलो बच्चों, क्या चीज समझ में नहीं आई तुम लोग को? क्या ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा क्या, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ऑपरेशंस ऑफ टू फंक्शंस? वो इंटरवल वाला पार्ट में थोड़ा डिफिकल्ट। हाँ, यहाँ से नहीं सर, 3 टाइप है ना सर, क्या 3 वो टाइप? इंटरवल के 3 टाइप। ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। हाँ सर। ठीक है, टेंशन की बात नहीं। देखो मैं कुछ एग्जांपल्स इलस्ट्रेट करूंगा तो उससे तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे, तो उसके बाद फिर से हम लोग वोटिंग कराएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, ये वाला क्वेश्चन?
यस सर। ये वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोलो भाई, चैट बॉक्स में बताओ ये वाले क्वेश्चन में। अच्छा, मैं जैसे तुम्हारे सामने नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ कि से fx इज इक्वल टू sin x प्लस gif ऑफ x। ठीक है, fx इज इक्वल टू sin x प्लस gif ऑफ x, देन डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx। तो देखो, अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो मैंने किसी एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने को कहा है क्या? नो सर। नहीं, मैंने तो एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने को कहा है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम लोग डोमेन निकालेंगे। जैसे साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जीआईएफ का डोमेन क्या होता है, जीआईएफ भी हर एक एक्स के लिए डिफाइंड होता है। तो जो हमारा डोमेन हो गया, डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा, अब इसमें दो टाइप के फंक्शंस हैं, एक साइन एक्स है और एक जीआईएफ है। तो साइन एक्स कौन से टाइप का है? टाइप 1। टाइप 1। जीआईएफ कौन से टाइप का है? टाइप 3। टाइप 3। अच्छा, कौन सा टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? टाइप 3। टाइप 3। ओके, तो टाइप 3 जो होता है वो टाइप होता है जहाँ पे फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस होता है। तो जीआईएफ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है? इंटीजर्स। एट एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर्स पे, एट एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर्स पे। तो बताओ कि क्या इस डोमेन में कहीं इंटीजर आते हैं कि नहीं बीच में? आते आते हैं सर। आते तो हैं। हम आते हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब देखो, दो केस लेने पड़ेंगे। केस 1 कि इफ x belongs to integers, and case 2 if x does not belong to integer। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो x अगर इंटीजर होता तो जैसे ये sin x है और ये gif ऑफ x है, तो अगर x इंटीजर होता तो sin x क्या हो रहा होता? कॉन्टिन्यूअस की डिसकॉन्टिन्यूअस? इंटीजर पे sin x खुद क्या हो रहा होता इंटीजर पे? डिसकंटिन्यूअस। sin x तो डिसकंटिन्यूअस होगा, sin x तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, तो इंटीजर पे भी तो कॉन्टिन्यूअस होता है sin x। हाँ जीआईएफ खुद क्या होता इंटीजर पे? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, इन दोनों का सम कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस क्या होता? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इतना लिख लिया। अब केस 2 की बारी है। केस 2 में वंस अगेन sin x प्लस gif ऑफ x लिखा। अच्छा, x अगर इंटीजर नहीं है तो sin x क्या होता कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। और gif क्या होता? कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। gif भी कॉन्टिन्यूअस होता। देखो, gif के लिए तुमको एक गलत धारणा नहीं रखनी, तुमको ऐसा नहीं सोचना कि gif एक फंक्शन ऐसा है जो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। नहीं, gif एक फंक्शन ऐसा है जो इंटीजर्स पे ही डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस क्या बनता है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऑब्जर्व करके, इन दोनों को ऑब्जर्व करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर
fx is discontinuous at x belonging to integers and continuous elsewhere, बाकी सब जगह continuous होगा। समझ में आया? इतना सबको क्लियर है? अब जैसे Yes, मान लो sir. एक क्वेश्चन लिखो तुम, fx is equal to tan x बोर्ड के लिए मैंने ही बोला था। plus gif of x, ठीक है, fx is equal to tan x plus gif of x. Discuss the continuity of fx. fx सर की जब डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफएक्स बोलते तो हमें पूरा मतलब आपके जो आपने जो बताया एच ऑफ एक्स का निकालना होगा। हाँ h of x को, इन दोनों फंक्शन का जो सम है वो एक नया फंक्शन बनेगा tan x plus gif of x। उस फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी बताना कि कहाँ कहाँ ये डिसकंटिन्यूस होगा। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन है, एक tan x फंक्शन है और एक gif of x फंक्शन है।
दोनों टाइप 3 के फंक्शन है। अच्छा 10x कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है? 2n plus 1 pi by 2 पे 2n plus 1 pi by 2 पे। और GIF ऑफ x कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है? इंटीजर्स पे। तो अच्छा ये बताओ कि ऐसा कोई x हो सकता है क्या जो इसमें और इसमें कॉमन हो? बोलो, ऐसा कोई x हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 2n plus 1 पाई बाय 2 जो है वो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 ये सब नंबर देता है जो कि इररेशनल होते हैं, और इंटीजर तो खुद रैशनल नंबर होता है, तो कभी भी दोनों में कोई सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पता है हम लोग को 3 केस लेने पड़ते हैं। केस 1, इफ x belongs to integer. Case 2, if x belongs to 2n plus 1 pi by 2. And case 3, if x belongs to does not belong to integer या 2n plus 1 pi by 2. अब देखो अगर x इंटीजर को बिलोंग करता तो जो 10x है वो तो कॉन्टिन्यूअस होता, GIF जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता। तो कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकॉन्टिन्यूअस इज डिसकॉन्टिन्यूअस। discontinuous अगर x 2n plus 1 pi by 2 होता तो 10x पता है क्या हो रहा होता, discontinuous और GIF क्या हो रहा होता? continuous तो डिसकॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस। discontinuous अच्छा x अगर ना इंटीजर होता ना 2n plus 1 pi by 2 होता तो दोनों कॉन्टिन्यूअस, एंड कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस। मुझे नहीं समझा कैसे है कौन चीज? कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यू कैसे आ रहा है वो नहीं समझ रहा। देखो अगर x इंटीजर है तो 10x कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? इन्हीं पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है ना। यस सर। 10x अगर हम लोग से कोई पूछे कि क्या इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो मैं कहूँगा 10x इंटीजर्स पे तो कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मान लो 10x का ग्राफ देखो, से ये पाई बाय 2 है, मान लो यहाँ पे 1 होता तो 1 पे 10x क्या होता? कॉन्टिन्यूअस ही होता, ब्रेक थोड़े कर रहा होता। तो 10x 2n plus 1 पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस होता है केवल, बाकी सब जगह तो कॉन्टिन्यूअस रहता है। तो जब मैं x को इंटीजर लूं तो उस समय 10x क्या होता? कॉन्टिन्यूअस। GIF क्या होता? डिसकंटिन्यूअस। एंड कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस अभी हम लोग ने ऊपर रूल पढ़ा था, इट इज डिसकंटिन्यूअस। यस सर। श्रेयांश वो मैंने केस 3 में ले लिया ना कि x अगर इंटीजर ना हो या 2n plus 1 पाई बाय 2 में से कुछ भी ना हो तो वो केस 3 में आ गए। उस समय 10x भी कॉन्टिन्यूअस, GIF भी कॉन्टिन्यूअस, सो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस विल बी कॉन्टिन्यूअस। तो फाइनली क्या पता चला? फाइनली तुमको पता है हम लोग को ये पता चला कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ हुआ। एक तो x बिलोंगिंग टू इंटीजर और एक x बिलोंगिंग टू 2n plus 1 पाई बाय 2। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर fx
इन सारे पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता और इसके अलावा बाकी जितने पॉइंट्स होते वहां पे कॉन्टिन्यूअस हो जाता। ठीक है, इतना समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, चल इसको लिख लो। अब देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन है fx is equal to gif of x plus signum x. Discuss continuity of fx. Discuss continuity of fx. सर 1 मिनट स्क्रॉल करो। ओके, चलो करते हैं बच्चों। तो
इस क्वेश्चन में क्या है, देखो अगर GIF है और सिग्नम है, दोनों टाइप 3 के हैं। GIF जो है x बिलोंगिंग टू इंटीजर और सिग्नम जो है x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अब हम लोग को 3 केसेस देने की जरूरत है। केस 1 कि अगर x 0 हो तो क्या हो रहा होगा। केस 2 अगर x इंटीजर हो एक्सेप्ट 0 तो क्या हो रहा होगा। और केस 3 कि अगर x इंटीजर ना हो। अब देखो अगर x 0 हो तो GIF प्लस सिग्नम दोनों क्या होते हैं, दोनों डिसकंटिन्यूअस हो रहे होते। तो डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस से कैसे डील करते हैं अपने। उसको देखना है तो मतलब एनालिसिस करनी Sir, पड़ेगी। either discontinuous or continuous. डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस पे वो ये एरो वाला बना के करते हैं। देखो अब x की वैल्यू 0 है तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट GIF की -1 आ जाती, फंक्शन वैल्यू 0 आ जाती, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ जाती। सिग्नम पे लेफ्ट हैंड लिमिट -1, फंक्शन वैल्यू 0, राइट हैंड लिमिट +1। तो इसका जो ओवरऑल बनता -1 प्लस -1 -2, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1। तो अब क्योंकि इक्वल नहीं है इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब केस 2 देखो। केस 2 में क्या है कि अगर x इंटीजर है एक्सेप्ट 0 तो GIF तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता लेकिन सिग्नम कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, केस 3 अगर x इंटीजर नहीं है तो उस समय दोनों कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस इटसेल्फ। तो हम लोग को क्या पता चला कि x इज इक्वल टू 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, x बिलोंगिंग टू इंटीजर एक्सेप्ट 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। सो फाइनली अपने क्या लिखेंगे, fx is discontinuous at x belonging to integer and continuous elsewhere। बाकी सब जगह क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई तुम लोग को। Yes, sir. ओके, गुड। अच्छा, एक और बात, जैसे ये नोट है fx इज इक्वल टू से 1/gx है, मतलब डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है तो fx जो है वो पता है कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, विल बिकम discontinuous at those points where gx is discontinuous or gx becomes 0 और नहीं एंड।
मतलब 1/gx कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, ये वहां डिसकंटिन्यूअस होगा जहां जहां gx खुद डिसकंटिन्यूअस हो जाए जिन जिन पॉइंट्स पे, या gx 0 हो जाए। तो अब जैसे एक एग्जांपल देखो, मैं ऐसे लिखूं fx इज इक्वल टू 1/x² माइनस 3x प्लस 2, और इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। डिस्कस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अब देखो डिनोमिनेटर में बाय द वे क्या है, पहले ये नोट कर लो फिर उसके बाद करते हैं। सर तो इसका आंसर डिसकंटिन्यूअस एट 1 and 2 आएगा ना? हम्म। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर तुम देखो बच्चों, तो इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर जो है x² माइनस 3x प्लस 2 है। तो डिनोमिनेटर तो खुद एक पॉलिनोमियल है, तो डिनोमिनेटर कहीं डिसकंटिन्यूअस होगा क्या? बोलो। पॉलिनोमियल खुद कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। अच्छा, ये fx कब डिसकंटिन्यूअस होगा? जब gx 0। जब gx 0 हो जाए। अच्छा, x² माइनस 3x प्लस 2 0 होना मतलब x की वैल्यू 1 and 2 होना, मतलब पॉइंट ऑफ discontinuity will be x belonging to 1 and 2. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे fx इज इक्वल टू 1 होल अपॉन 1 माइनस 1 by x minus 1. Discuss about points of discontinuity. Discuss about points of discontinuity.
ओके चलो करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे इस डिनोमिनेटर को देखो तो अच्छा, इस डिनोमिनेटर में भी अगर तुम इस फ्रैक्शन को देखो, अगर इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो गया मतलब बात गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब x-1 अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा कि ये वाला फ्रैक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। उसके अलावा अब मैं इस वाले ब्रैकेट को देखूं, ये वाला भी तो ब्रैकेट इसका डिनोमिनेटर है ना, तो 1 सॉरी 1 - 1/x-1 0 हो गया। ये सब क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब 1/x-1 1 हो गया, मतलब x-1 1 हो गया, मतलब x = 2 हो गया। तो क्या क्या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x = 1 and 2. These are the points of discontinuity. ठीक है, चलो अब थोड़ा चीजें समझ में आई एग्जांपल्स के थ्रू तुम लोग को। बोलो बच्चों। ईशान, यस सर समझ रहे सर। अनादि शर्मा, बार बता दीजिए। क्या हुआ? सर लास्ट वाला एग्जाम्पल एक बार वापस बताइए ना। ये लास्ट वाला एग्जांपल, हाँ सर। देखो लास्ट वाले एग्जांपल में क्या है कि जैसे 1 ऐसे लिखा है, ये fx लिखा हुआ है, तो मैं चाहूंगा ना कि जितने भी डिनोमिनेटर हो कहीं डिनोमिनेटर में इशू नहीं आना चाहिए। अब देखो दो डिनोमिनेटर है, एक तो ये डिनोमिनेटर है किसी फ्रैक्शन का, और एक ये डिनोमिनेटर है किसी फ्रैक्शन का। तो मैं क्या चाहूंगा, जो ये वाला डिनोमिनेटर है, अगर मैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल रहा हूं तो इस डिनोमिनेटर को अगर 0 कर दिया, x-1 = 0, तो इससे x = 1 आ गया। और अगर ये येलो वाला जो है उसको डिनोमिनेटर को 0 कर दिया, मतलब 1/x-1 = 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x-1 = 1, मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। तो देखो ये दो x की वैल्यू जो आई वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी। ओके सर। सर जब fx को सॉल्व करेंगे तो वो x-1/x के फॉर्म में भी आता है, तो हाँ, उस हिसाब से x तो 0 भी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, तुम फिर सॉल्व गलत कर रही हो। हमारा ऐसा बनेगा x-1 बनेगा। देखो एलसीएम लो ठीक से, -1 ना, मतलब हाँ -2। सर, हाँ साइन गलत लिया। ओके चलो, अच्छा जैसे मान लो मैं लिखूं ऐसा, fx = 1/10x, fx = 1/10x, then discuss point of क्या, discontinuity।
यस प्रणव, प्रणव राव का सही है। देखो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ आता है? जहां जहां 10x खुद डिसकंटिन्यूअस होता एंड 10x 0 हो जाए। अच्छा 10x 0 कहाँ पे होता है? 2n x n5 पे। और 10x डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होता है? 2n + 1 π/2। So हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी will be x belonging to n pi, 2n + 1 π/2। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा हमने तुमको बुकलेट से होमवर्क दिया कि नहीं? लिमिट्स का दिया था, कंटिन्यूटी का लिमिट्स का दिया था, इसका नहीं दिया। चलो इसका मैं आज दे देता हूँ तुम लोग को, ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ। ओके यस सर। तो होमवर्क जो है तुम लोग संडे नाइट तक सबमिट करोगे। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। पेमेंट नहीं किया।